हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं फैंटेसी आइलैंड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक लड़की किसी से डरकर भाग रही होती है। वो भागते हुए आकर एक कमरे में छुप जाती है। तभी उस कमरे में रखा हुआ फ़ोन बजने लगता है। वो घबराते हुए उस फ़ोन को उठाती है और हेल्प के लिए बोलती है। फ़ोन में से एक आवाज़ आती है कि आप मेरी नई मेहमान है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे बंदी बनाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेन को आता देख उसके बारे में बताने के लिए अपने बॉस यानी फैंटेसी आइलैंड के मालिक मिस्टर रोर्क के पास जाती है। मिस्टर रोर्क अपने सर्वेंट्स से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, नए मेहमान आ रहे हैं। अब मिस्टर रोर्क की असिस्टेंट प्लेन के पास उन लोगों का स्वागत करने के लिए आती है। यहाँ पर हमें 5 लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने फैंटेसी आइलैंड में आने का कॉन्टेस्ट जीता होता है। ये है वो 5 लोग, मेलानी, जेडी, ड्रैक्स, पैट्रिक और ग्वेन। मिस्टर रोर्क की असिस्टेंट उनका वेलकम करती है और उन्हें उनके रूम अलॉट करवा देती है। ग्वेन जब अपने रूम में होती है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। वो जब बाथरूम में जाती है तो उसे बाथरूम के मिरर में एक अजीब सा साया दिखता है। जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो उसे अपना वहम मान लेती है। अब वो लोग एक रूम में वाइन पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर रोर्क पहली बार आकर उनसे मिलते हैं। मिस्टर रोर्क उन्हें फैंटेसी आइलैंड के रूल्स बताते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के केवल 2 रूल हैं। पहला ये कि आप केवल एक ही फैंटेसी को पूरा कर सकते हैं और दूसरा ये कि फैंटेसी अपना अंत नेचुरली डिसाइड करेगी, तुम उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। वहीं पर खड़े जेडी और ड्रैक्स जो कि दोनों भाई होते हैं, वो मिस्टर रोर्क से कहते हैं कि हमें हमारा कमरा अभी भी अलॉट नहीं हुआ है, जिस पर मिस्टर रोर्क उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी फैंटेसी शुरू हो चुकी है। इसके बाद रात होने पर मिस्टर रोर्क उन दोनों को एक जगह पर ले जाते हैं जहां पर बहुत सी लड़कियां और लड़के होते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। दरअसल ड्रैक्स एक गे होता है, इसीलिए वहां पर लड़के भी होते हैं और ऐसी पार्टीज में जाना ही उन दोनों की फैंटेसी होती है। अब वो दोनों वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर रोर्क और ग्वेन को दिखाया जाता है जो ग्वेन की फैंटेसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब मिस्टर रोर्क ग्वेन को एक दरवाजे की तरफ इशारा करके कहते हैं कि उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी फैंटेसी है। ग्वेन जब उस दरवाजे को खोलती है तो वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। दरअसल ग्वेन की फैंटेसी होती है कि जब उसके बॉयफ्रेंड एलन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था तो उसने उसे मना कर दिया था। वो अपनी फैंटेसी में इसी बात को बदलना चाहती है। ग्वेन ये सब कुछ देखकर हैरान होती है तो रोर्क उसे कहता है कि ये आइलैंड कुछ भी कर सकता है। अब ग्वेन अपने बॉयफ्रेंड के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब हमें पैट्रिक और मेलानी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां मिस्टर रोर्क आते हैं और वो मेलानी से कहते हैं कि लिफ्ट में जाओ और उस बटन को प्रेस करो जिस पर कोई भी फ्लोर नंबर ना हो, तुम सीधा अपनी फैंटेसी के पास पहुंच जाओगी। मेलानी ऐसा ही करती है और वो सीधा एक रूम में पहुंच जाती है जिसमें एक लड़की को बांधा हुआ होता है। ये वही लड़की होती है जिसे मूवी के स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने बंदी बना लिया था। इसका नाम होता है स्लोन और इस लड़की को टॉर्चर करना ही मेलानी की फैंटेसी होती है। दरअसल स्लोन ने बचपन में मेलानी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। उसने मेलानी की सारी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ को मजाक बना दिया था, इसीलिए मेलानी उससे बदला लेना चाहती थी। मेलानी सोचती है कि ये बस एक क्लोन है, इसीलिए वो उस पर टॉयलेट वाटर डालती है और उसके अफेयर के बारे में कॉल करके उसके पति को बता देती है। साथ ही उसके इंटीमेट सीन्स का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। इन सब बातों से मेलानी बहुत खुश होती है और उसने ये सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी किया होता है। अब जिस सेल में स्लोन को बांधा होता है वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो स्लोन को टॉर्चर करने के लिए आया होता है। अब तक मेलानी भी समझ जाती है कि वो कोई क्लोन नहीं बल्कि रियल है। वो बड़ी ही चालाकी से उस डॉक्टर को बेहोश करके स्लोन को वहाँ से बचा लेती है। दूसरी तरफ हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जिसकी फैंटेसी होती है कि वो एक रियल लाइफ हीरो बने। दरअसल वो अपने फादर की तरह एक सोल्जर बनना चाहता था। मिस्टर रोर्क उसे एक जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी फैंटेसी शुरू हो चुकी है, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो पैट्रिक को फैंटेसी आइलैंड की सच्चाई बताने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स आ जाते हैं, इसीलिए वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है। अमेरिकन सोल्जर्स पैट्रिक को बंदी बनाकर अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास ले जाते हैं। ये ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक के डैड होते हैं। पैट्रिक को कुछ भी समझ नहीं आता। पैट्रिक के डैड उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। पैट्रिक कहता है कि तुम एक्टिंग करना बंद करो। उसके डैड उसके गले में अपना लॉकेट देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये लॉकेट कैसे आया। उन्हें पैट्रिक के पर्स से एक फ़ोटो भी मिलती है। पैट्रिक के डैड पैट्रिक से पूछते हैं कि तुम्हारे पास मेरी और मेरे बेटे की तस्वीर कहाँ से आई, जिस पर पैट्रिक उन्हें सब कुछ बता देता है। इसी बीच उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं लेकिन वो काउंटर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। पैट्रिक के डैड उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे कितने सालों पहले देखा था। पैट्रिक बताता है कि 27 साल 6 महीने और 5 दिन पहले। और वो अपने डैड को बताता है कि आप वियतनाम में अपने दोस्तों को बचाते हुए शहीद हो गए थे, आप मेरे हीरो हैं।
उसके डैड उसे बताते हैं कि कल हम वियतनाम में होंगे, यानी कल ही वो दिन होगा जब पैट्रिक के डैड की मृत्यु होगी। पैट्रिक के डैड वहां से भागने की सोच रहे होते हैं। पैट्रिक उन्हें कहता है कि आप अगर भाग गए तो आप मेरे हीरो कभी भी नहीं बन पाएंगे। इस बात को पैट्रिक के डैड भी समझ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जेडी और ड्रैक्स को दिखाया जाता है जो काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कुछ लोग आकर उन पर गन्स से फायर करना शुरू कर देते हैं। जेडी और ड्रैक्स डर कर सरेंडर कर देते हैं। वो लोग उन दोनों से ड्रग्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हमें ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन लोगों का लीडर जेडी के हाथ को काटने ही वाला होता है। तभी जेडी झूठ बोल देता है कि ड्रग्स बेसमेंट में है। दरअसल बेसमेंट में एक कमरा होता है जिसमें बहुत सारे वेपन्स होते हैं। उन लोगों का लीडर अपने एक आदमी को जेडी के पास छोड़कर ड्रैक्स को अपने साथ नीचे बेसमेंट में ले जाता है। मौका देखकर ड्रैक्स उस रूम में भाग जाता है जिसमें वेपन्स होते हैं और उसमें से एक ग्रेनेड की पिन निकालकर बाहर आता है। उसने ग्रेनेड को हाथ में पकड़ा होता है। वो उन लोगों से गन्स को नीचे रखने को कहता है। दूसरी तरफ हमें मेलानी और स्लोन को दिखाया जाता है। वो अब अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही होती है। तभी वही डॉक्टर आकर स्लोन पर हमला कर देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी आकर उस डॉक्टर को मार देता है जो कुछ सीन्स पहले पैट्रिक को इस आइलैंड की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी इन दोनों को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से इस आइलैंड को पावर मिलती है। वो तीनों अब वहां से बाहर कैसे निकला जाए इस बारे में प्लान बना रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पैट्रिक और उसके डैड को दिखाया जाता है जिन्हें गन साउंड्स आते हैं। वो उन गन साउंड्स को फॉलो करके ड्रैक्स और जेडी के पास पहुंच जाते हैं। वो उन सारे गुंडों को मार देते हैं, लेकिन तभी वो आइलैंड उन सभी को वापस जिंदा कर देता है और वो सब उन सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच पैट्रिक के डैड और जेडी मारे जाते हैं। पैट्रिक और ड्रैक्स बहुत दुखी होते हैं। पैट्रिक ड्रैक्स को अपने साथ लेकर वहां से भागता है। अब हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जिसके अब एक छोटी बेटी भी हो चुकी होती है। दरअसल एक ही रात में आइलैंड ने उसके जीवन के 5 साल गुजार दिए होते हैं। वो सोचती है कि ये सब कुछ सच नहीं हो सकता, इसीलिए वो सीधा मिस्टर रोर के पास जाती है और उनसे कहती है कि अगर मैं कुछ भी मांग सकती हूँ तो मैं वो ठीक करना चाहूंगी जो मैंने गलती की थी। मिस्टर रोर उसे ये कहकर बाहर निकाल देते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही रूल्स बता दिए थे कि एक आदमी की केवल एक ही फैंटेसी पूरी होगी। इसके बाद ग्वेन मिस्टर रोर की असिस्टेंट जूलिया के पास जाती है। जूलिया की तबीयत बहुत खराब होती है। ग्वेन जूलिया से पूछती है कि क्या कोई रास्ता है जिससे मैं मेरी दूसरी फैंटेसी को पूरा कर सकूं। जूलिया उसे बताती है कि तुम दूसरी फैंटेसी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन तुम अपनी प्रेजेंट फैंटेसी को चेंज कर सकती हो। ग्वेन अब एक बार फिर मिस्टर रोर के पास जाती है और उसे कहती है कि अब मेरी फैंटेसी मेरी फैमिली नहीं, अब मेरी फैंटेसी कुछ और है। अब मिस्टर रोर को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फैंटेसी आइलैंड उससे उसकी फैंटेसी छीन लेगा। मिस्टर रोर की फैंटेसी होती है उसकी वाइफ। दरअसल मिस्टर रोर की वाइफ की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसने एक दाव खेला होता है। जब तक वो इस आइलैंड पर लोगों की फैंटेसीज को पूरा करेगा तब तक ही आइलैंड उसकी वाइफ को जिंदा रखेगा। अब मिस्टर रोर्क ग्वेन की बात मानकर उसे एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं। ग्वेन जब वहां पर जाती है तो वो सीधा एक अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। दरअसल 6 साल पहले उसकी गलती की वजह से उस अपार्टमेंट में एक आग लग गई थी और उस आग में एक लड़का जिसका नाम निक था वो जलकर मर गया था। ग्वेन इस बार उसे बचाना चाहती थी। वो भागते हुए निक के अपार्टमेंट के पास जाती है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। वहीं पर ग्वेन जेडी और ड्रैक्स को भी देखती है। ग्वेन भागते हुए नीचे आकर एक पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगती है। ये पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक होता है। आग को बढ़ता देखकर पैट्रिक डर जाता है और फायर डिपार्टमेंट के आने का वेट करने को बोलता है, यानी वो भी उसकी मदद नहीं करता। ग्वेन वापस ऊपर आकर उसका गेट तोड़ने के लिए औजार ढूंढती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो बेहोश हो जाती है और निक को इस बार भी वो नहीं बचा पाती। तभी वहां जूली आती है और वो ग्वेन को खींचकर वापस उसी आइलैंड पर ले आती है, जिससे ग्वेन की जान बच जाती है। ग्वेन को यहाँ ये तो पता चल जाता है कि वो सब लोग किसी की फैंटेसी का हिस्सा हैं, क्योंकि सभी लोगों का निक की मौत के टाइम वहां पर होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मेलानी, स्लोन और उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। फैंटेसी आइलैंड को जिस जेम से पावर्स मिलती है वो मेलानी की फैंटेसीज को शो करता है, जिससे स्लोन को पता चल जाता है कि मेलानी ही थी जो उसे टॉर्चर कर रही थी। इस बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा होता है। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को एक दूसरे से सॉरी बोलने को कहता है, क्योंकि उन दोनों ने ही एक दूसरे की जिंदगी को बर्बाद किया होता है। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि तुम दोनों मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती हो। यहाँ हमें ये भी पता चल जाता है कि वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर अपनी बेटी के लिए होता है। दरअसल वो भी अपनी फैंटेसी को पूरा करने आया था, लेकिन उसे धीरे धीरे समझ आ गया था कि ये आइलैंड पहले तो आपको खुशियां देता है और फिर उन्हें छीन लेता है। वो तीनों अब अपने बनाए प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तभी उन लोगों पर वो डॉक्टर हमला कर देता है, जो कि वापस एविल पावर्स की वजह से जिंदा हो गया होता है। वो स्लोन को मारने ही वाला होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके उन दोनों की जिंदगी बचा लेता है, क्योंकि उसे उन दोनों में अपनी बेटी की याद आती है।
मेलेनी वहां से मैप उठाती है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग सीधा उसी रूम में पहुंच जाती है जहां उसने स्लोन को टॉर्चर किया था। स्लोन वहां से अपने पति को फोन करती है, लेकिन वो उसके अफेयर की वजह से उससे नाराज होता है। स्लोन उससे माफी मांगती है और उसे सब कुछ बता देती है। उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे क्या करना होगा। स्लोन कहती है कि तुम्हें एक नंबर पर कॉल करके उसे कहना होगा कि डीमन नीड्स प्लेन। दरअसल ये फैंटेसी आइलैंड में प्लेन को लाने का एक कोड वर्ड होता है। यहाँ पर मेलेनी और स्लोन एक दूसरे को सॉरी भी बोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों ही गलत थी। स्लोन मेलेनी से जो भी उसने उसके साथ बचपन में किया होता है उसके लिए सॉरी बोलती है, और मेलेनी भी उसकी लाइफ को खराब करने के लिए उसे सॉरी बोलती है। अब इन दोनों के बीच जो भी इश्यूज होते हैं वो सब क्लियर हो गए होते हैं। तभी वहां पर पैट्रिक और ड्रेक्स भी कैसे जैसे करके पहुंच जाते हैं। वो सब भागते हुए ऊपर आते हैं, जहां पर मिस्टर रोर्क के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। वो सब मिस्टर रोर्क से पूछते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। रोर्क कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि फैंटेसी अपना अंत नेचुरली डिसाइड करेगी, मैं और तुम उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब वहां पर ग्वेन भी आ जाती है। वो रोर्क से पूछती है कि क्या ये किसी और की फैंटेसी है जिसका लिंक निक से हो। इस बात पर रोर्क कहता है कि बिल्कुल ठीक। तभी उन सबको प्लेन की आवाज़ आती है और वो सब बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन आइलैंड की शैतानी ताकत की वजह से जो गुंडे वापस जिंदा हो गए थे वो एक आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से प्लेन को फोड़ देते हैं। अब वो सब वहां से भागते हुए एक झरने के पास रुकते हैं। वहां पर वो डिसाइड करते हैं कि वो उस ग्रेनेड से उस जैम को तोड़ देंगे जो इस फैंटेसी आइलैंड की पावर का सोर्स है। अब वो सब उस तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रास्ता भटक कर अलग अलग हो जाते हैं। इसी बीच उन सबको अपने डर का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो सब अपने डर से जीत जाते हैं। ग्वेन के सामने वही साया आता है जिसका पूरा शरीर जला हुआ होता है। वो साया निक का होता है। ग्वेन कहती है कि निक मुझे माफ कर दो। निक कहता है कि तुम्हारी एक माफी से मेरी जिंदगी मुझे वापस नहीं मिल सकती। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ पैट्रिक को दिखाया जाता है जिसके पास वो ग्रेनेड होता है जिससे वो जैम को फोड़ने वाले थे। मेलेनी वहां पर आती है और उसे चाकू मारकर उससे वो ग्रेनेड छीन लेती है। अब वो सब भी जैम के पास पहुंच जाते हैं। अब हमें मूवी का मेन ट्विस्ट पता चलता है कि ये फैंटेसी और किसी की नहीं बल्कि मेलेनी की थी। वो बताती है कि जिस रात को निक मरा वो उसी रात को मुझे डेट पर ले जाने वाला था, लेकिन तुम लोगों की सेल्फिशनेस और गलतियों की वजह से वो मारा गया। मेलेनी कहती है कि तुम सब लोगों ने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। दूसरी तरफ हमें रोर्क को दिखाया जाता है जिसे जूलिया कहती है कि तुम्हें हमारे गेस्ट को बचाना होगा। तुम लोगों की जिंदगियों के बदले मुझे नहीं पा सकते। दरअसल रोर्क की पत्नी और कोई नहीं बल्कि उसी की असिस्टेंट जूलिया होती है। अब रोर्क भी जहां वो जैम होता है वहां पर आ जाता है और वो स्लोन से कहता है कि इस आइलैंड पर हर व्यक्ति की एक फैंटेसी पूरी होती है, यानी स्लोन भी अपनी एक फैंटेसी मांग सकती है। तभी स्लोन अपनी फैंटेसी मांगती है कि मेलेनी और निक मारे जाएं। मेलेनी और निक को फैंटेसी आइलैंड अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन जाते जाते मेलेनी उन सब पर ग्रेनेड फेंक देती है। पैट्रिक उन सबको बचाने के लिए उस ग्रेनेड पे कूद जाता है और उसकी वहीं पर एक हीरो की तरह मृत्यु हो जाती है, जो कि उसकी एक फैंटेसी होती है, यानी उसकी फैंटेसी पूरी हो गई होती है। अब उन सबको प्लेन में बिठा दिया जाता है। ड्रैक्स रोर्क से पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे जेडी को वापस जिंदा किया जा सके। रोर्क कहता है कि उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए इसी आइलैंड पर रहना होगा। अंत में हमें प्लेन के अंदर जेडी को दिखाया जाता है, यानी ड्रैक्स ने जेडी के लिए हमेशा के लिए उसी आइलैंड पर रहने का फैसला किया होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।